हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह माली मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन से कागजात देखने हैं, क्या क्या हमने चेक करना है, उसके ऊपर बात होगी। क्योंकि ये बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में लोगों का सवाल रहता था कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ वीडियो बनाओ। मैं आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये जो चेक लिस्ट है बहुत लंबी है, आज मैं सिर्फ उस चेक लिस्ट की बात करूंगा जो गवर्नमेंट एजेंसी से हम प्लॉट या घर लेते हैं, उसमें क्या क्या चेक करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। बाकी अगली वीडियो में, आने वाले वीडियो में फिर और मैं उसमें थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बाइंग ए प्लॉट और हाउस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी से। जब हमने गवर्नमेंट एजेंसी से प्लॉट या हाउस लेनी तो हमने क्या क्या चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले तो हमने चेक करनी है उसकी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमने ये देखना है कि ये किस कैटेगरी में इसको प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, किस कैटेगरी में ये आदमी था, मतलब अलॉटमेंट जनरल हुई है या कोई कंसेशनल हुई है या कहीं बेस्ट सर्विसेज जो उसने दी हैं, फौज में रहते हुए, बीएसएफ में रहते हुए, पुलिस में रहते हुए, या कहीं आतंकवाद के टाइम में कुछ ऐसी सर्विस दी हूँ कि उसको उसके इनाम के तरफ से उसको ये अलॉटमेंट हुई हो। ये बहुत ध्यान रखना है। और अलॉटमेंट लेटर अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अलॉटमेंट लेटर में सारी शर्तें होंगी, सारी शर्तें में लिखी होंगी, उसमें आपने एक एक चीज़ चेक कर लेनी है। क्योंकि यदि कंसेशनल रेट पे हो, यदि SC ST को हो या किसी मतलब फौजी भाई को हो, उसमें कोई हो सकता है उसमें कोई ऐसी शर्त रखी हो जिसको हम लॉक इन पीरियड कहते हैं कि इतने समय से पहले वो बेच नहीं सकता। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने देखना है इसका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब आपने देख लिया तो उसके नंबर 2 पे आती है इसकी प्राइस। नंबर 2 पे प्राइस। प्राइस क्या है इसकी, मतलब कैसी कितनी प्राइस है। तो प्राइस कंसेशन रेट पे है या आम रेट पे है, ये चेक कर लेना है। प्राइस देखने के बाद ये देखना है इसमें इसका अगली जो आएगी चीज़ आएगी मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है मोड ऑफ पेमेंट। भाई एक मुश्त पैसा दिया उसने या किस्तों में पैसा दिया। यदि एक मुश्त पैसा दिया है तो ठीक है, यदि किस्तों में दिया है तो ये देखना है कि उसकी जो किस्त बनाई गई है वो कहीं लेट तो नहीं होगी। यदि लेट हो गई वो उसके ऊपर पैनल इंटरेस्ट लगता है। यदि पैनल इंटरेस्ट लग गया, क्या उसकी पेमेंट हुई है या नहीं। एक बात और ध्यान रखनी है, जो किस्तों में हमारे यहाँ मोहाली में जो प्लॉट जाते थे उनके ऊपर तकरीबन जितनी अमाउंट का प्लॉट होता था, सपोज 12 लाख रुपए की अलॉटमेंट है तो उसमें 12 लाख का प्लॉट है तो 12 लाख में तकरीबन इसका 25% जो है वो 25% इसका जो है इंटरेस्ट में चला जाता था। मतलब 12 + 3 15 लाख रुपए के आसपास वो प्लॉट पड़ता था किस्तों वाला। इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा देती थी जो एक मुश्त उसकी पेमेंट करते थे, उसमें कई बार 5% या 10% उनसे कम पेमेंट लेती थी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुई है या लमसम में हुई है। यदि इसका कोई किस्त लेट है तो क्या उसका ऊपर पैनल इंटरेस्ट पड़ा है, पैनल इंटरेस्ट पड़ा है तो उसको उसने पे किया या नहीं किया। उसके बाद आता है फिर NDC। फिर नंबर 4 पे NDC का मतलब क्या होता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। यदि उसने पूरी पेमेंट करती तो नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के बाद आगे हमने फिर क्या देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी है पेमेंट करने के बाद या 25% पेमेंट करने के बाद भी उसका जो पोजेशन है, हमने अब देखना है पोजेशन या तो फुल पेमेंट में मिलता है। और हमने ये देखा मोहाली में, चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी अलॉट होती थी उसका 25% लेने के बाद भी, 25% लेने के बाद भी गवर्नमेंट उसका पोजेशन ऑफर कर देती थी। तो वो अपना बना भी सकते थे, बना लेते थे। तब तक जब 25% रहता था तब तक वो ट्रांसफ़र होता था। जब फुली पेड हो जाता था तो उसका फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्जेस लग के रजिस्ट्री होती थी। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। NDC के बाद पोजेशन हो गया, और पोजेशन के बाद हमने कोई देखना है उसका कोई इसने नक्शा पास करवाया कि नहीं करवाया। यदि नक्शा पास है, प्लान उसका कोई है, पास हुआ कि नहीं हुआ। यदि हुआ है
तो कितनी मंजिल का हुआ है, कितनी फीस दी है, कहीं आपने दोबारा रिवाइज प्लान तो नहीं करना। यदि आपको पसंद नहीं है तो क्या आप उसको दोबारा रिवाइज प्लान में डाल के उसकी फ़ीस दे के आप दोबारा भी करवा सकते हो। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों एनओसी के बाद फिर इसके बाद आ जाता है एनओसी। पहले एनडीसी था, अब आ गया एनओसी। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन किस लिए? सेल करने में। मतलब हम यहाँ गमाडा में जब हमारा पुडा होता था, जब पुडा में हम प्लॉट बेचते थे और करते थे, वो पुडा से हमें एनओसी लेना पड़ता था। एनओसी का मतलब है भाई ये जो मालिक है इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल सही सलामत है, ये इसको आगे बेच सकते हैं, उसको हम एनओसी कहते थे। एनओसी में सारी कोई डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होती थी, कमियाँ वगैरह होती थी, वो सारियाँ पूरी हो जाती थी। सो दोस्तों उसके बाद फिर ये एनओसी जो हो गया, तो उसके बाद फिर आएगा इसमें नंबर 7 या नंबर 8 डीड ऑफ कन्वेंस। डीड ऑफ कन्वेंस, डीड ऑफ कन्वेंस क्या होता है? ये एक तरह की रजिस्ट्री होती है। जब सरकारी दफ्तर किसी को प्रॉपर्टी अलॉट करता है, उसकी सारी पेमेंट लेने के बाद उसका जो टाइटल है उसको चेंज करता है, इसको डीड ऑफ कन्वेंस कहते हैं या इंतकाल पत्र भी बोलते हैं। यदि आप पूरी पेमेंट करने के बाद इसकी कन्वेंस डीड नहीं करवाते तो इसकी कन्वेंस डीड करवाने के बाद ही आगे रजिस्ट्री करवा सकते हो। सो आपने जब खरीदते समय ये देखना है कि यदि इसने मालिक ने पूरी पेमेंट करी हुई है, पूरी पेमेंट करने के बाद इसने कन्वेंस डीड करवाई कि नहीं करवाई। हाँ, एक और ध्यान रखना, यदि इसकी कन्वेंस डीड हुई हो तो ये समझ लेना चाहिए कि इसके अगेंस्ट, प्लॉट के अगेंस्ट कोई भी पार्टी की पेमेंट नहीं रहती, तकरीबन सारी पेमेंटें हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इसके बाद जब ये आ गया डीड ऑफ कन्वेंस के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करानी है। फिर आगे हमारे रजिस्ट्रेशन, हमने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर हमारे एक और, जिसको हम इंतकाल बोलते हैं या म्यूटेशन बोलते हैं, लेकिन हमारे मोहाली में इसको पुडा या गमाडा में जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या फ़र्क है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और इंतकाल में क्या फ़र्क है? जो पटवारी के पास रिकॉर्ड रहता है, यदि आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट लेते हो, उसका आप रजिस्ट्रेशन करा ली है और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पटवारी को देके उसका इंतकाल आपके नाम पे करवाना पड़ेगा। ये इंतकाल टाइप ही है, इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहते हैं। किसी दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, जबलपुर में क्या कहते हैं, ये आपने देख लेना है। लेकिन ये सारा जो मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कोई भी आदमी जो प्रॉपर्टी ले रहा है या प्रॉपर्टी एजेंट का काम कर रहा है, उसके लिए ये चेक लिस्ट है जो ये बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर लो, शेयर कर देना, और चैनल जिसे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा लो। आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखो। मैं आपके साथ ऐसे ही फेस टू फेस होता रहूँगा, और आप लोगों का धन्यवाद। आपने जो मेरा परिवार बढ़ता 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे तो मैं अपनी ज़िंदगी का 27-28 साल जो भी सर्विस मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।